अब ऑस्टिन जो है उन्होंने भाषा का विश्लेषण शुरू किया है और उन्होंने जितने भी भाषाई प्रयोग हो सकते थे या भाषा के जितने रूप हो सकते हैं उनका बहुत अच्छी तरह से ऑस्टिन ने अध्ययन किया। और ऑस्टिन ने इस बात ही कहा, बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला कि अब तक की जो हमारी फिलोसफिकल परंपरा रही है उस परंपरा के अंदर में हम क्या करते हैं कि फिलोसफिकल चिंतन के लिए, जिसको हम अपना फिलोसफिकल चिंतन करते हैं, उसको हम आधार वाक्य जो है उनको बनाते हैं जो तथ्य सूचक वाक्य होते हैं। जितने भी दर्शन के वाक्य हैं या जिनमें हम दार्शनिक चिंतन होता है, उस चिंतनों का आधार हमने उन वाक्यों को बनाया है जो वाक्य जो हैं तथ्य के बारे में कोई सूचना देते हैं, तथ्य परक जो होते हैं। और ये जो तथ्य परक वाक्य होते हैं, इनके सामने जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो होता है कि ये सत्य हैं या असत्य हैं। दो ही प्रश्न होते हैं इनके सामने, यानी सत्य और असत्य के चारों ओर ये वर्णन करते थे। इनको हम कहते हैं कि ये किस बात की सूचना देते हैं, ये सत्य और असत्य होने की सूचना देते हैं कि ये वाक्य जो है ये सत्य है या असत्य है। यानी जिस परिस्थिति का उसमें वर्णन किया जा रहा है उस परिस्थिति के सत्य या असत्य होने का इससे पता लगता है इनके वाक्यों से। अब इनके वाक्य जो हैं उनमें बहुत सारे व्याकरण के जो वाक्य हैं उनको ये छोड़ देते हैं, उनको नेगेट तो नहीं करते कि भाई वो वाक्य ही नहीं है, कहते थे वाक्य हैं, व्याकरण के वाक्य हैं। जैसे इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हैं, प्रश्नवाचक, वो दार्शनिकों के काम के नहीं है, दार्शनिक उससे कोई काम नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। विस्मय बोधक वाक्य हैं, उस विस्मय बोधक में भी क्या होता है कि दार्शनिकों को छोड़ देते हैं क्योंकि वो सूचना नहीं दे रहे कोई, और सूचना भी नहीं दे रहे। और उनके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य और असत्य के बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये सत्य है या असत्य है। प्रश्न जब कर रहे हैं आप, तू कहाँ जा रहा है, तो इसमें सत्य और असत्य का प्रश्न ही नहीं उठता, तो इसलिए इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। सारे जितने ये परंपरा शुरू से रही है, ऑस्टिन ने देखा कि एरिस्टोटल के ज़माने से ये परंपरा शुरू हुई और 20वीं सदी तक यही परंपरा चली आ रही है कि उन वाक्यों को लेते हैं, ये तथ्य सूचक वाक्यों को। इन वाक्यों के नाम अलग अलग कर दिए हैं लोगों ने। कुछ लोगों ने इनको डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस कहा है, जैसे रसल ने कहा है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन एंड नॉलेज बाय एक्वेंटेंस। तो जो किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ वर्णन करते हैं उनको हमने कर दिया ये सूचना देने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करने वाले हैं किसी चीज़ का, विवेचन करने वाले हैं उनका। फिर किसी ने कहा कि नहीं ये डिविजन, ये इन्फॉर्मेटिव है, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं सत्य के बारे में। किसी ने आदमी ने इनको किसी दार्शनिक ने इनको इन्फॉर्मेटिव कह दिया। वास्तव में ये जो हैं ये इंडिकेटिव हैं। इंडिकेटिव मतलब ये दिखाते हैं कि ये इस चीज़ ये है, इट इज़ रेड, इट इज़, ये सिंपल वाक्य जो हैं ऐसे, ये भी रसल नहीं बनाए हैं, एटॉमिक वाक्य बनाए हैं, एटॉमिक वाक्यों को। तो एटॉमिक वाक्य जितने हैं वो इंडिकेटिव हैं, वो इंडिकेट करते हैं। तो इंडिकेटिव नाम रख लो इनका, चाहे डिस्क्रिप्टिव नाम रख लो इनका, चाहे इन्फॉर्मेटिव नाम रख लो, लेकिन हैं वही जो तथ्य का वर्णन करते हैं, तथ्य के बारे में बताते हैं। और इनके सामने प्रश्न हमेशा यही रहता है, सत्य और असत्य को कैसे परखा जाए। तो 20वीं सदी तक यही परंपरा चली आ रही है। इस 20वीं सदी परंपरा में कहीं चेंज नहीं हुआ है, सारा का सारा। सब लोगों ने इन्हीं को और उन वाक्यों को छोड़ दिया है जो वाक्य तथ्यपरक नहीं हैं, उनको छोड़ दिया है कि वो वाक्य जो हैं। और इन्होंने, कुछ लोगों ने ये किया, तार्किक लोगों ने, कि उनका नाम बदल करके व्याकरण के वाक्यों का नाम रख दिया कि ये तो वाक्य हैं, सेंटेंसेस। और जिन पर हम विचार करते हैं तथ्य की सूचना देने वाले, वो सेंटेंस नहीं हैं, वो प्रोपोजिशंस हैं। अब सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में कही थी कि ऑस्टन अंग्रेज़ी शब्दों में सोचते हैं, उनके हिंदी कई बार हमें पर्यायवाची नहीं मिलते। तो उन्होंने कहा कि वो प्रोपोजिशन है, और कुछ चीज़ प्रपोज करते हैं वो,
उस प्रपोज को हम देखते हैं, उसको अभिव्यक्त कर देते हैं उस प्रपोजिशन को कि हमने चीज़, तो प्रपोज में क्या होगा कि या तो वो चीज़ सत्य होगी या असत्य होगी। तो वही बात सारी की सारी रही कि वही परंपरा चली आ रही है कि फिलॉसफी का काम सिर्फ उन वाक्यों से रहा है जो तथ्य परक होते हैं। दूसरे वाक्यों को इन्होंने वाक्य माना, प्रपोजिशन नहीं माना, इनको छोड़ दिया। तो यही वाक्य चलते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दो वैल्यू होती हैं इनके अंदर, सत्य और असत्य। प्रपोजिशन वो है जो आइदर सत्य होगी और असत्य होगी। जो सत्य और असत्य नहीं हो सकती उसको फिलॉसफी का लोग नॉनसेंसिकल, मूर्खता की बात या निरर्थक कह देते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। अगर वो कोई चीज़ सत्य, दूध सफ़ेद है तो इसकी सत्य को हम वेरीफाई कर सकते हैं कि सत्य है। दूध लाल है, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यह सत्य है। दो ही वैल्यू हैं। और तीसरी वैल्यू क्या है? तीसरी वैल्यू है ही नहीं। हमने कहा दूध गोल गोल होता है तो न सत्य हो सकता ना असत्य हो सकता। हमने कहा नॉनसेंसिकल, तो नॉनसेंसिकल को निकाल दिया। और सारे फिलोसफर जो है अब तक यही काम करते रहे कि सत्य के नॉर्म बनाओ। सारा लॉजिक, डिडक्टिव लॉजिक, इंडक्टिव लॉजिक इसी बात से भरा पड़ा है कि चीज़ों को परखने के लिए सत्य के नियम बताओ। डिडक्शन के बड़े लॉ बनाए इन्होंने, कितने कि ये मिडिल टर्म यहाँ रखो, फलाना यहाँ रखो। तो इसी काम में लगे रहे सारे के सारे। चाहे नाम अलग रख दिया हो कि तो विवरणात्मक है जी, डिस्क्रिप्टिव है, इसको कह दिया इंडिकेटिव है, ये इसको कह दिया ये और इन्फॉर्मेटिव है। लेकिन चीज़ एक ही है वो कि तथ्य के बारे में कुछ बात कह रहा है, तथ्य के बारे में कुछ चीज़ प्रपोज कर रहा है। उस प्रपोज को हम देखेंगे। और प्रपोज का मतलब है कि ए प्रपोजिशन इज दैट सेंटेंस विच हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ट्रू और फॉल्स। जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स होने की प्रॉपर्टी ना हो वो दार्शनिक वाक्य नहीं हो सकता, फिलॉसफी का वाक्य नहीं हो सकता। तो फिलोसफर्स ने 20वीं सदी तक इसी बात का काम किया। अब इनके नाम अलग अलग लोगों ने अलग रखे, लेकिन इन्होंने सबसे अलग करने के लिए, ऑस्टिन ने ऐसे सेंटेंसेस को सबसे अलग करने के लिए कि ये इन्फॉर्मेटिव और सूचनार्थक और ये ऐसा उन्होंने को कहा कॉन्स्टेंटिव। हिंदी में उसके लिए बनाया लोगों ने कर करके स्थिरार्थक ये शब्द बनाया। हालांकि ये उससे एप्रोप्रिएट पूरा नहीं बनता, लेकिन उस ऑस्टिन ने उनका नाम रखा कॉन्स्टेंटिव। ये कॉन्स्टेंटिव वाक्य हैं सारे, ये कुछ ना कुछ सूचना हमें देते हैं। और सूचना देने के कारण से इनको हम तथ्य के बारे में बताएंगे, तथ्य परक है। तो उसने इनका नाम बदल करके, निकाल करके एक नया शब्द गढ़ा ऑस्टिन ने, ताकि वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी उठा दिया था कि इन्फॉर्मेटिव सेंटेंसेस और डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस अलग अलग होते हैं। पर ऑस्टिन कह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही चीज़ के नाम अलग अलग रखे हुए हैं। इन्फॉर्मेटिव वाक्य भी वो है जो डिस्क्रिप्टिव वाक्य को किसी चीज़ का करना है। तो इसलिए उन्होंने सबसे अलग करने के लिए कि कन्फ्यूजन अलग हो जाए, क्योंकि ऑस्टिन बड़े क्लैरिफाई है। हमने शुरू में कहा था कि ऑस्टिन ने बिल्कुल पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया एनालिसिस को, एक्सट्रीम तक। ज़रा सी भी कन्फ्यूज़न ना रहे, सारी क्लैरिटी आ जाए शुरू से आखिर तक। ये इन्होंने ऑस्टिन ने काम किया है। तो ऑस्टिन ने इनका नाम रख करके कहा कि हमारी सारी परंपरा जो एरिस्टोटल से चल रही है और आज तक ये चली आ रही है, वो यही परंपरा है। इस परंपरा से हमने कहीं डेविएट किसी ने नहीं किया। लेकिन 20वीं सदी में आकर के इस पर क्वेश्चन उठने लगे। लॉजिकल पॉजिटिविस्ट जो हैं, जब उन्होंने अपना वेरिफिकेशन का सिद्धांत दिया तो बहुत सारे वाक्य जो हैं वो सारे निरर्थक हो गए, नॉनसेंसिकल हो गए, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। जिसमें ओट लगा हो उसको आप सत्य पर रख नहीं सकते उसके। इसलिए एथिकल वाक्य जो होते हैं वो उनका कोई मीनिंग नहीं होता। यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स, ये सत्य है या असत्य है?
इसका सत्य और असत्य कैसे परखोगे? तो 20वीं सदी में क्वेश्चन उठने शुरू हुए भाषा के ऊपर तरह तरह के से, फिर नई लॉजिक जो है आ गई। बहुत सारी चीज़ें जो एरिस्टोटल ने बड़ी दी थी और जिनको लोग चैलेंज करते हुए डरते थे कि एरिस्टोटल की लॉजिक को कौन चैलेंज करेगा, तो मॉडर्न लॉजिक ने बहुत सारी चीज़ें उसमें भी चैलेंज करनी शुरू कर दी लॉजिक में। तो एक नया विद्रोह खड़ा हुआ भाषा के खिलाफ कि भाषा का काम केवल सूचना देना नहीं है। तार्किक भाषा या फिलोसफिकल भाषा का काम केवल सूचना देना नहीं है। और विटगेंस्टीन का जो काम आया, जब विटगेंस्टीन आए 20वीं सदी में, तो उन्होंने तहलका मचा दिया। उनकी थ्योरी ऑफ मीनिंग में कहा कि भाषा के अनेक प्रकार के प्रयोग हो सकते हैं। भाषा केवल सूचनार्थक नहीं है। दार्शनिक भाषा को सूचनार्थ भाषा तक सीमित करना ये दर्शन का चिंतन नहीं है। शब्दों का अनेक प्रयोग भी किया। थ्योरी ऑफ मीनिंग में उसने दिखाया। पहले तो अपनी पिक्चर थ्योरी दी थी और बाद में अपनी पिक्चर थ्योरी को खुद ही रिजेक्ट करके, और विटगेंस्टीन ने कहा कि मीनिंग का अर्थ ये है कि उसका मीनिंग इन यूज, एक शब्द एक जगह यूज़ किया जाए तो उसके और मीनिंग हो जाते हैं। एक शब्द और कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाए तो उस शब्द के और मीनिंग हो जाते हैं। तो एक शब्द का एक मीनिंग नहीं होता, मीनिंग कंटेक्स्ट के हिसाब से होते हैं। और मीनिंग उसका यूज़ के हिसाब से उसने कहा कि इसका और भी अर्थ हो सकता है। हम उस चीज़ का क्या यूज़ करते हैं इसके हिसाब से भी मीनिंग बदल जाते हैं। उसने कहा एक जगह अंडा रखा हुआ है, एग का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग? तो एक आदमी जो आएगा, ओहो इट इज़ ए डेलिशियस फूड, अंडा मीन्स ए डेलिशियस फूड, उसके लिए अंडे के माने ये हैं। एक डॉक्टर आएगा, वो डॉक्टर अंडे को देख करके कहेगा ओहो ये तो भरपूर फिट, इसमें तो कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट हैं इसके अंदर, प्रोटीन भी है, बड़ी उनका बड़ा ताकत देने वाली चीज़ है, अंडा बड़ी बढ़िया चीज़ है। तो उसके लिए हो गया अंडा इज़ ए मेडिसन दैट मेंटेन्स हेल्थ, और आपको फुल डाइट देता है, पूर्ण भोजन दे देता है। लेकिन इतनी देर में जिस मुर्गी ने अंडा दिया था वो मुर्गी भी आ गई। उसने वहाँ अंडे को देख करके देखा तो फड़फड़ाने लगी, चिड़चिड़ करने लगी। क्यों करने लगी? कि अंडा जो है उसके मानी है कि इसमें से मेरा बच्चा निकलेगा और तुमने इस अंडे को यहाँ ला के रख दिया, इसे वहाँ रखो मेरे जो। तो यूज़ कैसे होता है चीज़ का, उस चीज़ के हिसाब से मानी बन जाए उसके मीना ने। एक ही चीज़ डॉक्टर के लिए और अर्थ रखती है। ये तो विटगेंस्टाइन ने बहुत शुरू में कह दिया था कि डिक्शनरी मीनिंग इज़ नो मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग इज़ मियर सब्स्टिट्यूशन। नाग माने सांप, सांप माने नाग, आपने क्या अर्थ इससे क्या समझ में आएगा कि नाग और सांप क्या होते हैं? तो इसको तो पहले ही इन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था लोगों ने कि डिक्शनरी मीनिंग को मीनिंग नहीं मानेंगे, किसी ने भी नहीं माना। तो मीनिंग इस तरह जो, तो जब इस तरह से विटगेंस्टाइन का राइज हुआ सारा, तो ये देखा कि सारे सेंटेंसेस ज़रूरी नहीं है कि वो सूचनार्थक ही हों। भाषा का प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कामों के लिए हो सकता है, अनेक प्रकार का प्रयोग होता है। फिर उन्होंने ऑस्टिन ने इसमें और ज़्यादा देखा। उन्होंने देखा कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो दिखाई देते हैं कि सूचनार्थक है वो, लेकिन वो सूचनार्थक नहीं होते, डिस्क्रिप्टिव नहीं होते वो। जैसे मॉडर्न लॉजिक में कहा, पुराने लॉजिक में लॉजिक क्या था, ऑल मैन आर मॉर्टल। अब ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल ट्रुथ को एक्सप्लेन कर रहा है, सारी यूनिवर्सल ट्रुथ को। लेकिन अब जो मॉडर्न लोग थे इन्होंने कहा नहीं, ये सेंटेंस सूचनार्थक नहीं है, ये सूचना नहीं दे रहा, कोई भी किसी तरह की सूचना नहीं दे रहा। जिसको आप कर रहे होगे ये हमारा कॉन्स्टेंटेड है, ये कॉन्स्टेंटिव नहीं है रियली। ये क्या है? उन्होंने कहा इसका मतलब ये है, गिवन एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स,
इफ़ इट इज़ ह्यूमन बीइंग देन इट इज़ मॉर्टल, ये है ऑल मैन इज़ मॉर्टल, इफ़ देन लग गया इसमें, डिस्क्रिप्ट कहाँ रहा सेंटेंस। तो इन लोगों ने आकर के भाषा की धज्जियाँ उखाड़ने शुरू किए और इन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस नहीं होते, वो उनसे कुछ ये पता लगता है कि डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस से जो सूचना मिलती है वो ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई चीज़ परफॉर्म ही की गई हो। जैसे आपने कहा रोड इज़ रेड, तो रोज़ के बारे में सूचना तो मिल गई, लेकिन रोज़ के बारे में आपने कुछ नहीं ये कहा कि रोज़ ने कुछ कंप्लीट किया है, निष्पादन हुआ है, कुछ उसमें परफॉर्मेंस हुई है नहीं हुए। तो बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं कि ऊपर से देखने में तो वो कॉन्स्टेंटिव दिखाई देते हैं, एक्चुअली उनके अंदर ये होता है कि कोई चीज़ परफॉर्म की गई है, ये वो बयान करते हैं सारे के सारे। परफॉर्म करने का मतलब है कि हमने किसी चीज़ का संपादन कर लिया है, उस संपादन का वर्णन करते हैं और उस संपादन के वर्णन की वजह से वो कॉन्स्टेंटिव से अलग हो जाते हैं। ऐसे वाक्य जो हैं उनको उन्होंने कहा कि ये जो हैं ये परफॉर्मेटिव एटरेंसेस हैं, ये खाली सूचना नहीं दे रहे बल्कि कुछ परफॉर्म हुआ है वो बता रहे हैं हमें। बहुत सारे फिर आगे हम जाएंगे वाक्य देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से आप सारे कॉन्स्टेंटिव जो हैं वो प्राचीन काल में जो थी उनको अलग अलग तरीके से देखोगे तो कोई उसमें से बन जाएगा, इसमें निष्पादन बताया गया है, कोई इफ़दैन बन जाएगा उनमें से सारे के सारे। तो वो जो एरिस्टोटल से आज तक की जो परंपरा आ रही थी उस परंपरा में आपने भाषा को अच्छी तरह नहीं देखा, भाषा का अच्छी तरह एनालिसिस नहीं किया। अगर भाषा का अच्छी तरह एनालिसिस करते तो ये कन्फ्यूजन ही ना पैदा होते भाषा में। तो इन्होंने कहा इसलिए पहले हमें अलग करना पड़ेगा कॉन्स्टेंटिव से लेकर परफॉर्मेटिव कौन से होते हैं, जिसमें कुछ चीज़ परफॉर्म हुई हो, निष्पादन तक। दो तरह के वाक्य बना दिए, निष्पादनता वाक्य, निष्पादन एटरेंसेस, और एक तरह से बना दिया इन्होंने कॉन्सेंट्रेटिव डिस्क्रिप्टिव सेंटेंसेस। ऑस्टिन ने सबसे पहला काम यही किया। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये दिखी कि कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए देखो, पहली चीज़ तो ये कि परफॉर्मेटिव अटरेंसेस या परफॉर्मेटिव सेंटेंसेस या परफॉर्मेटिव वाक्य जो हैं ये कॉन्स्टेंटिव नहीं होते, ये सूचनार्थक नहीं होते। इसमें परफॉर्मेंस बताई जाती है किसी चीज़ को परफॉर्म। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कही कि व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से कॉन्स्टेंटेटिव जो हैं, अब जो हमारे फिलॉसफी के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो इस बात को ध्यान रखें, कॉन्स्टेंटेटिव को अलग करें और परफॉर्मेटिव को अलग करें, यही काम हमारा है। तो उनको ये चीज़ देखेंगे कि कॉन्स्टेंटेटिव सेंटेंस जो हैं वो परफॉर्मेटिव नहीं होते, एक तो ये कर देंगे। दूसरा हम ये देखेंगे कि कन्फ्यूज़न क्यों हो जाता है कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंसेस का, उसमें परफॉर्मेटिव सेंटेंसेस और कॉन्स्टेंटिव सेंटेंसेस की रचना ग्रामर के लिहाज से एक सी हो जाती है, कई जगह एक सी हो जाती है। तो हम उनका अर्थ नहीं देखते, सिर्फ ये देख लें ग्रामरी ठीक है। जैसे दो सेंटेंस हैं हमारे पास, रोड इज़ रेड, गॉड इज़ ग्रेट। व्याकरण की दृष्टि से दोनों एक से हैं, लेकिन फिलोसफिकल दृष्टि से क्या है कि रोड इज़ रेड जो है उसका वेरिफिकेशन का तरीका दूसरा है। उसको वेरीफाई करके इसके अंदर में टू वैल्यू लगा सकते हैं जो प्राचीन काल से लगती चली आई हैं। और तीसरी जो आयर ने बनाई वो भी उस पर लगा सकते हैं हम कि हमने कहा रोज इज़ रेड, इसको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं कि सेंटेंस फॉल्स है या ट्रू है, क्योंकि दो वैल्यू होती थी, ट्रू और फॉल्स। लेकिन गॉड इज़ ग्रेट, इसको यहाँ इज़ लगा हुआ ग्रामर की दृष्टि से, दोनों सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट। तो व्याकरण वाले जो हैं इसको वर्ब मानते हैं, लेकिन लॉजिक वाले इसको वर्ब नहीं मानते। लॉजिक वाले कहेंगे इज़ जो है कोई सूचना हमें नहीं देता। ग्रामेटिकली इज़ हो सकता है वर्ब हो, लेकिन लॉजिकली ये इज़ जो है ये मीनिंगलेस है। इसलिए क्या है, उन्होंने कहा ये कोपुला है,
सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ने वाला है। गलत जोड़ा या सही जोड़ा कुछ भी हो, लेकिन ईद लगेगा उसमें। भैंस इज़ माई चाची, तो बिल्कुल नॉनसेंस बात कही, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से वाक्य ठीक है। सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, ईद लगा दिया। तो ये 3 डिफरेंसेस इन्होंने बता दिए कॉन्स्टेंटेटिव में और परफॉर्मेटिव में। और परफॉर्मेटिव जो होगा उसमें किसी परफॉर्मेंस की कि समथिंग हैज़ बीन परफॉर्म, उसका निष्पादन हुआ है, उसकी उसको हमने किसी चीज़ को कंप्लीट किया है, उससे हमने कुछ प्राप्त किया है। तो ये कॉन्स्टेंटिव वाक्य से ये जो हैं वो बहुत ऊपर उठ जाते हैं और ये परफॉर्मेटिव की तरफ आ जाते हैं कि भाषा में, सारी भाषा जो है उसमें परफॉर्मेटिव सेंटेंसेस कितने होते हैं। और जब हम इन दोनों विभाग को कर लेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि भाषा का विश्लेषण क्या है। तो परफॉर्मेटिव हम शुरू करेंगे कल, क्योंकि हमारे ऊपर पाबंदी लगा रखी है कि 20 या 25 मिनट से मत बोल ज़्यादा, तो वो हम परफॉर्मेटिव कल शुरू करेंगे। आज हम कॉन्स्टेंटेटिव को यहीं ख़त्म करते हैं। कॉन्स्टेंटेटिव जो भी फिलॉसफी के स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अच्छी तरह सुन रहे हैं। इसका हिंदी में कोई अनुवाद मिला नहीं, तो इन्होंने क्या कि स्थिर आर्थिक, जिनका अर्थ बिल्कुल स्थिर हो, स्थिर अर्थक। तो स्थिर अर्थक जो है ये शब्द तो बना लिया, लेकिन उसने खुद ही लिखा ट्रांसलेटर ने कि जो ऑस्टिन वर्ड यूज़ करते हैं, नए यूज़ वर्ड बनाते हैं, उनका हिंदी में पर्यायवाची नहीं मिलता है, इसलिए हम उनको उसके निकटतम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो स्थिर अर्थ, जिनके अर्थ और जिनकी स्थिति हमेशा स्थिर रही कि इसी तरह का सेंटेंस बनेगा, यही इसकी। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आकार की दृष्टि से, रूप की दृष्टि से, कंस्ट्रक्शन की दृष्टि से ये दोनों एक से लगने लगते हैं, कॉन्स्टेंटेटिव भी, और उसमें कंफ्यूज होता है परफॉर्मेटिव। लेकिन जब हम अर्थ की दृष्टि से देखते हैं तो पता लगेगा कि जिसमें कुछ परफॉर्म हुआ है उसको हम परफॉर्मेटिव कहेंगे, और जिसमें खाली सूचना दी गई है, जैसे विटगेन्स्टाइन ने कहा भाषा का काम खाली सूचना देना नहीं है। भाषा का काम बहुत से काम है भाषा में बहुत सारी चीज़ें मतलब। तो भाषा परफॉर्म करने की, कोई चीज़ परफॉर्म होती है उसको इंडिकेट करने के लिए हम परफॉर्मेटिव लाते हैं। तो जो मुख्य चीज़ है ऑस्टिन की, वो थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिव है। उस थ्योरी ऑफ परफॉर्मेटिव को हम डिटेल से करेंगे, और कॉन्स्टेंटिव को हम पुरानी जो परंपरा थी उसको यहाँ रोक देंगे। लेकिन आपकी परीक्षा में आ सकता है कि कॉन्स्टेंटेटिव क्या थे, उनके बारे में कुछ बताइए। तो इसलिए ध्यान में तो आप इसको रखें, फिलॉसफी वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। लेकिन थ्योरी जो है ऑस्टिन की वो परफॉर्मेटिव की कहलाती है। तो परफॉर्मेटिव की थ्योरी हम लेंगे कल, और उसके बाद परसों हम लेंगे जो इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया अपना, भाषा स्पीच एक्ट। भाषा बोलो तो कैसे बोलो, सार्थक बोलो। विटगेन्स्टाइन की बात को और क्लियर कर दिया इन्होंने। विटगेन्स्टाइन ने कहा कि इंटेलेक्चुअल, जहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वहाँ जो भी बोलो मीनिंगफुल बोलो, अदरवाइज थ्रो इट इनटू साइलेंस। इसको साइलेंस में फेंक दो। विद्वानों की सभा जो है, मूर्ख नहीं बैठते वहाँ, तो उसमें विद्वानों की सभा में जो भी बोलना है मीनिंगफुल बोलो, नॉनसेंसिकल मत बोलो। तो मीनिंगफुल की बात जो कही सभा की, उसको इन्होंने स्पीच एक्ट में जाके, वो हम परसों करेंगे, कल तो हम परफॉर्मेटिव की थ्योरी करेंगे। तो स्पीच एक्ट में जाके इन्होंने इतना क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाषा की एनालिसिस पराकाष्ठा पर पहुंच गई।